हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SBI TL लाइट में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 2025 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का। तो इसको देखने के बाद आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको बहुत इजी लगने लगेगा ये आपकी पूरी प्रोसेसिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पेपर की ओर, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि कैसे इस मैथ्स को इजी बनाया जा सकता है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपसे रूट्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रूट्स कैसे होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका जो रूट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट मुझे यहाँ पर निकालना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो वो इक्वल टू जीरो होगा, और या तो वो लेस देन जीरो होगा। अगर वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारे दो अलग रूट्स आते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। इक्वल टू जीरो होता है तो दो इक्वल और रियल रूट्स आते हैं, और अगर डी लेस देन जीरो होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, यानी कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ये ऐसा। और ये तीसरा वाला कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो जल्दी से अपना डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। बी की वैल्यू हमारी √7 है, तो √7 का स्क्वायर किया हमने, -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 2। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। 7 - 24 आपका आएगा, ये माइनस में आंसर आएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो यानी वो लेस देन जीरो आ रहा है, और लेस देन जीरो आ रहा है यानी उसका आंसर हो गया नो रियल रूट्स। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत आसानी से आप वर्बली भी कर जाएंगे और 30 सेकेंड्स के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अनुज डिपॉजिट 500 पर मंथ फॉर 18 months in a recurring deposit account at a certain rate. If he earns rupees 570 as an interest, यानी आपको इंटरेस्ट दिया जा चुका है, then his matured amount is। अब देखिए, ऑप्शंस भी आपको बहुत इजी तरीके से दिए गए हैं, हमें कुछ कैलकुलेशंस नहीं करनी है। यहाँ सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो भी सेकेंड वाला फॉर्मूला कि अमाउंट जो होता है वो होता है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल जो हर मंथ का होता है इंटू एन नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। 500 इंटू 18 प्लस 570, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब इसका आंसर पहला वाला है, सीधे देख के बता दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट करके कुछ, यानी कि प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी 0 से 1 के बीच में ही होती है, और बाकी सारे ऑप्शंस इसी के बीच में आएंगे। ये 1 पॉइंट करके चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है, यानी ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आपको इक्वेशन बतानी है एक उस लाइन की जो कि पहले तो ओरिजिन से पास होता है। तो ओरिजिन का मतलब आपको एक पॉइंट दे दिया गया है 0,0। ठीक है, वो लाइन इससे पास हो रही है। दूसरी, वो लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के। तो अगर क्योंकि इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल की एक कंडीशन हम जानते हैं कि दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, यानी m1 और m2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इस वाली से इसका क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो चलिए स्लोप निकालते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारी बेसिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, और ये m हमारा स्लोप होता है। तो इसी फॉर्मेट में लेकर आएंगे। 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस 7 हो जाएगा, और y हमारा क्या चला जाएगा, माइनस का 3/4x माइनस 7/4। हमें सिर्फ इस पार्ट से मतलब है। तो क्योंकि इस इक्वेशन का स्लोप जो आ रहा है वो आ रहा है आपका -3/4, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन यानी जो कि यहाँ पर होगी उसका भी स्लोप यही आना है, -3/4। अब अगर आपको एक स्लोप दिया हो तो स्लोप की जो फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y1 और x1 की जगह मैं x और y लेट कर लूंगा। स्लोप को मैं रखूंगा माइनस का 3/4, y2 की जगह मैं रख दूंगा अपना 0 रख दूंगा। ठीक है, 0 माइनस y अपॉन 0 माइनस x। अब इसको जो ऐसे ही मैं सॉल्व करूंगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -x इंटू -3 कर देंगे, और -4 इंटू वाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। आई होप सो क्लियर होगा।
स्टेप बाय स्टेप मैंने इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, जैसे ही आंसर आया हमारा डी क्या है, सही ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आ जाते हैं तो ध्यान से दोबारा एक बार देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक ही आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और आपसे ए स्क्वायर पूछा गया है। यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करते हैं कभी भी मैट्रिक्स में। ए स्क्वायर का मतलब है कि आपको ए को 2 बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ए को 2 बार लिखेंगे, यानी 0 1 1 0। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो आंसर भी हमारा 2/2 की ही मैट्रिक्स आएगी, 0 1 1 0। ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई में देखिए अगर मैं आपको नंबरिंग बताऊं, वैसे बताऊं, समझाऊं, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा A11, ये जो आएगा वो आएगा A12। यहाँ 11 का मतलब क्या है, जब मैं ये लिखता हूँ A11 तो ये 1 का मतलब है फर्स्ट रो और ये 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अगर मैं A12 लिखता हूँ तो A12 का मतलब है फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम। अब मैंने ये सिर्फ इसलिए आपको बताया क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि आखिर करना क्या है। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, यानी कि 1 1 का मतलब है कि आपको फर्स्ट रो लेनी है यहाँ पर और फर्स्ट कॉलम लेना है और इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी 0 इंटू 0 में 0 इंटू 0 कर देंगे प्लस 1 इंटू 1 कर देंगे, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। अब जब A12 लिखा है तो मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, अब यहां मैंने लिखा था A21 यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। और यहां पर हम क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ये आएगा आपका 1, ये आएगा आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 1 और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप सो क्लियर होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरा मल्टीप्लिकेशन समझा दिया है मैट्रिक्स में। एक बार और देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सर्कल्स का एक क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कह रहा है AC और BC जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है, आपको डायग्राम में भी दिया हुआ है। एंगल ACD आपका 120 डिग्री है। आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ये वाला एंगल की कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आप देखें तो ये ABC आपका एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ये ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल से सम के बराबर होता है, यानी सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ये बात सही है तो इसका मतलब 120 इसका और इसका सम है और ये दोनों ही इक्वल है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस साइड के अपोजिट ये है, इस साइड के अपोजिट ये है, तो दोनों इक्वल है। यानी x प्लस एक्स अगर मैं कर दूं तो दोनों 120 डिग्री बनेंगे। तो आपका x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये आ गया आपका 60 डिग्री। अब अगर आप देखें तो ABCE ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि जिसके चारों साइड सर्कल पर लाई कर रहे हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है, यानी कि एंगल B और एंगल E को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, 180 बनेगा। यानी कि ये 60 है तो AEC हमारा कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। वर्बली था, बस हमने आपको करके प्रॉपर दिखाया है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्कल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंसिडर किया जाता है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिस करते वक्त। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और इसमें कह रहा है कि एक मैन ने इन्वेस्ट किए हैं 12% डिविडेंड पर और उसका जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 10% का। तो बताओ कि शेयर्स को एट पार पे खरीदा गया, बिलो पार पे, कि अबव पार पे कैसे खरीदा गया।
तो सबको पता होगा एट पार का मतलब है कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू की इक्वल है। अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से बड़ी होती है तो वो बिलो पार होता है, और अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से छोटी होती है तो वो अबव पार होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं कि हमारी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपए है। तो अगर हमें 12% का डिविडेंड मिल रहा था तो इसका मतलब हमारा डिविडेंड जो हो जाएगा वो हर शेयर पे कितना हो जाएगा, 12 रुपए का हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो रिटर्न परसेंट जो होता है वो होता है हमारा डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100। तो अगर हम यहाँ से रिटर्न परसेंट को 10 रखें, डिविडेंड को हम लोग अगर 12 रुपए रखें, मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो जो मार्केट वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी हमारी लगभग 120 रुपए। तो जैसा कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो यानी कि ये अबव पार पे रखा गया था। एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आपको डिविडेंड परसेंट कभी भी ज्यादा मिल जाए रिटर्न परसेंट से, तो बस समझ जाइएगा कि जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगी। तो इस तरीके से ये सवाल बहुत इजी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ओरली हो जाएगा। कह रहा है कि जो पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डी ई एफ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये एक सच बात है कि अगर हम कोई ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं डी ई एफ, ठीक है, तो उन तीनों से जो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट होता है वो एक सर्कम सेंटर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कह रहा है कि इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स इंटरसेक्ट। तो हाँ, जहां पर हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं यानी हर एक एंगल के बाइसेक्टर को ही हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। जैसे ये ट्राइंगल है अगर, तो इसका ये एंगल बाइसेक्टर एक होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, इन सेंटर होगा। और फिर हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल के रेडियस के बराबर एक सर्कल बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा इन सेंटर। और सर्कम सेंटर के लिए भी सही बात बोल रहा था कि जो डिस्टेंस होगा तीनों साइड से नॉन कोलिनियर पॉइंट से, वो हमारा सर्कम सेंटर होता है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर साइन स्क्वायर ए और साइन ए 1 है, ओ और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a इज 1, और रीजन क्या दे रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, ये बिल्कुल सही है रीजन। तो रीजन तो ट्रू है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। अब बचा क्या, चेक करते हैं कि क्या इस रीजन का इस्तेमाल करके हम पहले वाले पार्ट को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि सवाल कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए बराबर है 1 के, तो मैं साइन ए को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि जो साइन ए है वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, अब अगर ये चीज सही है तो इसका मतलब आइए इसको प्रूव कर देते हैं। cos की पावर 4a को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्रूव करना है मुझे। तो cos स्क्वायर a की जगह मैं लिख दूंगा क्या, साइन, cos स्क्वायर a को साइन ए लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर है, प्लस cos स्क्वायर ए होता है तुम्हारा साइन है, तो ये हो गया साइन है। और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन है अभी अभी हमें क्या दिया गया था, 1 के बराबर दिया गया था, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 1। तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए, यानी कि ये सारी ही बातें ट्रू हैं। और सेकंड वाले पार्ट का इस्तेमाल करा जाता है पहले वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए। तो इसका मतलब है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। तो आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका सिमिलैरिटी के बेसिस पर। इसमें दो आपको डायग्राम दिए हुए हैं और कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ई एफ जी के सिमिलर है। अब ए बी सी अगर ई एफ जी के सिमिलर है तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम जानते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अब आपको ये 60 दिया है, ये 60 दिया है, यानी इसके सामने का साइड और इसके सामने के साइड क्या होंगे, रेशियो में होंगे। तो यानी कि ए सी अपॉन जीई या ईजी बराबर होगा। इसके बाद हम जब लेंगे तो वो एफ ए बी अगर लेंगे इसमें, तो इसमें हमारा हो जाएगा एफ ई, और अगर इसमें हम लेंगे बी सी तो ये अपॉन में आएगा हमारा जी एफ के साथ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई, एफ जी निकालना है। तो ये दोनों के रेशियोज हमारे पास हैं तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ए बी जो होगा वो 15 हो जाएगा, एफ ई हमको दिया हुआ है 75,
और BC की जगह हम 3 रखेंगे और FG की जगह हम रख देंगे x। मान लीजिए FG निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5 तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो इस तरीके से हमारा 15 क्या हो गया, साइड हो गया। तो ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, आई होप सो क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन रेशियो 27:64, रेशियो ऑफ देयर रेडाई बताना है। वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं स्फीयर्स की, तो जो वॉल्यूम होती है एक स्फीयर की वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मान लेते हैं दो स्फीयर्स हैं तो इसको V1 मान लिया और उसके लिए R1 हो जाएगा हमारा रेडियस, और V2 मान लेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं क्योंकि दोनों रेशियो में दिए गए हैं। V1 अपॉन V2 हमको दिया गया है 27/64। 4/3 कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब। अब क्यूब है तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, क्यूब रूट कर दीजिए। अगर क्यूब रूट करेंगे तो 27/64 का क्यूब रूट निकालना होगा, जो कि मैं जानता हूं कि क्या है। हम लोग जब इसको क्यूब रूट निकालेंगे और ये जो होगा इसका क्यूब हट जाएगा, क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3:4। यानी कि हमारा रेडियस का जो रेशियो है वो क्या आएगा, 3:4। तो आपको ये आई होप सो क्लियर होगा, बस फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज आ जाएंगी, आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मार्क प्राइस किसी का आर्टिकल का है आपका 1375। अब हमको कह रहा है कि जो CGST चार्ज किया गया है वो 4% है। अब दो तरीके के GST होते हैं, हम अभी कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रहा है कि क्या है, कि बाहर जा रही है कि अंदर जा रही है, मतलब इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। CGST बोल रहा है तो दूसरा हम SGST मान लेते हैं, तो दोनों 4% है, यानी टोटल जो GST आपकी जाएगी, जो GST का टोटल परसेंटेज जा रहा है वो है 8%। तो बस 8% निकाल दीजिए इसका, तो 8% जो निकलेगा वो आपकी वैल्यू आ जाएगी GST की, और GST हम इसमें जोड़ देंगे मार्क प्राइस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 से काटते हैं तो ये 2 आएगा, ये 25 आएगा, 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 बार में 125, 125 12, फिर 5 आ जाएगा, यानी कि 110 रुपए का हमारा क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, GST रहेगा सॉरी। और 110 रुपए की GST अगर हम जोड़ देंगे तो यानी कि 1485 रुपए का हमारा आर्टिकल हो जाएगा इंक्लूडिंग GST। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि हमें x की वैल्यूज बतानी है और x हमारे इंटीजर्स हैं। अब x की वैल्यू अगर बतानी है तो पहले हम इतना पोर्शन लेकर सॉल्व करेंगे और फिर हम इतना पोर्शन लेकर के सॉल्व करेंगे। तो 0 अगर लेस देन है -x/3 के, तो ये अगर दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो नेगेटिव x जो आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम नेगेटिव में नहीं छोड़ते हैं। और जब हम नेगेटिव साइन को, पूरी इक्वेशन को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि x जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब चलिए सॉल्व करते हैं दूसरे पार्ट को। तो -x/3 इज लेस देन 2 कह रहा है, तो -x हम दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इज लेस देन 6 हो जाएगा। और क्योंकि x को हमें पॉजिटिव करना है तो दोनों तरफ हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी ये वाला साइन उल्टा हो जाएगा, और जो यहाँ माइनस था वो प्लस हो गया, और जो यहाँ प्लस था वो माइनस हो गया, यानी x जो है वो -6 से बड़ा है। तो जो x की रेंज आई वो ये आई कि x -6 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। और क्योंकि x बिलोंग कर रहा है z को, और z होते हैं हमारे इंटीजर्स, तो यानी कि -5, -4, -3, -2, -1, ये हमारे आंसर में हो जाएगा। ना 0 इंक्लूड होगा, ना -6 इंक्लूड होएगा। आई होप सो क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। कह रहा है कि जो असर्शन कह रहा है कि मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स इज 4.5। पहले 9 नेचुरल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर 10 तक जाएगा। तो अगर हम सबको ऐड करें तो टोटल, सॉरी 10 तक नहीं जाएगा, 9 तक जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और मीन का फॉर्मूला नीचे एकदम सही लिखा हुआ है, दैट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका सम करके मैं 9 से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अब 1, 2, 3 अगर मैंने ऐड किया, मतलब ऐड करता हूं, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया, 30, 40, 45 आएगा। 45 का अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 से डिवाइड करने पे 4.5 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है।
तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, देखेंगे उनको भी आसानी से, बहुत आसान होगा, कुछ भी टिपिकल नहीं है। यहाँ तक आपने एक चीज देखी होगी, पेपर बहुत टिपिकल नहीं है, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। और मैं एक बात आपको सच बोलता हूं कि आप लोग बस अपनी बुक्स को 2 बार लगा लीजिए, और अगर 2 बार लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, 3 बार लगा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। बस उससे ज्यादा आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स को कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं है, इतनी टिपिकल नहीं होती है। बस आपको थोड़ा सा वो पता होना चाहिए कि पैटर्न किस तरीके का हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे फॉलो करना है। और ये चीज बहुत आसान लगने लगती है अगर आप 2 बार बुक लगा लेते हैं तो, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाते हैं कि ये जैसा अगर इस टाइप का आएगा तो हमें ये करना है, और यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और वहां पर देखते हैं इसका कंप्लीट पेपर और सॉल्व करते हैं, और उसको एकदम मक्खन के जैसा सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे।